तो हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में मेनली अभी तक जिन शासकों के बारे में हमने पढ़ा है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो अभी तक केवल एक व्यक्ति है मेनली तो, और वो है आपके कालभोज। मेनली केवल एक ही है व्यक्ति, कौन? कालभोज। कालभोज ने चित्तौड़ पर अधिकार कब किया था? 734। ये जानकारी कौन देता है? ये जानकारी कौन देता है? मानमोरी शिलालेख में कुल कितने शासकों की जानकारी मिलती है? नहीं लिखा है क्या? मानमोरी शिलालेख में कुल कितने शासकों की जानकारी मिलती है? ऐसा क्वेश्चन आया तो, और वहां ऑप्शन में आएगा 36, ऑप्शन 24, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 12। तो 4 लिखा है ना? देखो, खोल के देखो, देखो देखो, मानमोरी शिलालेख कितने नाम लिखा है? तो एग्जामिनर तो ऐसे पूछेगा ना, और सारी चीज मैं थोड़ी लिखूंगा। वो ऐसे पूछेगा कितने शासकों की जानकारी मिलती है? 4। मैंने इसीलिए नहीं लिखा है, वरना आज क्या पूछता, सोच क्या पूछता। 115 ग्रेन सिक्के चलाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? कालभोज। अच्छा, कालभोज की ही उपाधि बप्पा रावल है। बप्पा की उपाधि किसने दी थी इसको? हरित ऋषि ने। कालभोज और बप्पा रावल दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ये बताने वाला शिलालेख या प्रशस्ति कौन सी है? हाँ, ठीक है। टाइमिंग क्या है उसका? अरे ऐसे नहीं पढ़ा आपने, 1439। हाँ, कई बार आंकड़े ऐसे पढ़ने से याद होते हैं, सिंगल पढ़ने से। चलो आगे हेडिंग डालो। हेडिंग डाली क्या कुछ जाते जाते? अलट, यानी कि भरत भट्ट सेकंड। भरत भट्ट सेकंड का पुत्र है जिसका नाम है अलट। तो हेडिंग डालिए फिर अलट। अलट। अलट के समय की हम बात करते हैं तो टाइमिंग केवल नहीं पूछी गई है कभी, तो केवल इतना आपको याद जरूर रखना है कि 10वीं शताब्दी की बात है वो अलट वाली। ये जो अलट है, इस अलट का वैसे वास्तविक नाम तो क्या था? तो याद रखिएगा, इसका जो वास्तविक नाम है वो तो है आपके आलू रावल। वास्तविक नाम आलू रावल। अलट के समय की कुछ बातें पढ़ते हैं तो पहली बात है कि इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था, यानी कि मेवाड़ की जो राजधानी चली आ रही थी बप्पा रावल से यहां तक, वो थी नागदा। अलट ने अपनी राजधानी बदली और राजधानी बनाई आहड़ को। आहड़ स्थान आज वर्तमान के अंदर किस जिले में है? उदयपुर में। आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि अलट ने आहड़ राजधानी बनाई, ये पूछ भी लेगा तो आपसे हो भी जाएगा ए से अलट और आ से आहड़। वो पूछेगा अलट ने आहड़ राजधानी बनाई, निम्न में से इससे पहले कौन सी राजधानी थी? वहां पर ऑप्शन आएगा चावंड, कुंभलगढ़, उदयपुर और नागदा, इस प्रकार से। दूसरा इन्होंने कार्य किया था, इन्होंने कुछ मंदिर बनाए थे, जैसे इनके द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य। निर्माण कार्यों में तो एक तो इन्होंने वराह मंदिर बनाया था, और ये जो वराह मंदिर है इन्होंने ये बनाया था आहड़ में, और आहड़ आपको पता ही है उदयपुर में। एक ऐसा वराह मंदिर बनाएंगे अरुणाराज, जो कि बनाएंगे पुष्कर में। उस मंदिर की मूर्ति को जहांगीर फेंकेगा समुद्र में। यहां पर जो वराह मंदिर है ये अलट द्वारा बनाया जा रहा है, कहां पर? आहड़ में। दूसरा इनके द्वारा जो मंदिर बनाया गया वो है जगत अंबिका मंदिर, और जगत अंबिका जो मंदिर है ये आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा जगत में, और जगत कहां पर है? उदयपुर के अंदर। ये जो मंदिर है याद रखिएगा ये प्रतिहार कालीन मंदिर है।
प्रतिहार कालीन मंदिर का मतलब क्या है कि इसका जो निर्माण हुआ है वो प्रतिहारों के समय, प्रतिहारों की जो शैली है महामारु शैली में हुआ है। और इसी जगत अंबिका मंदिर को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, मेवाड़ का खजुराहो। खजुराहो जो मंदिर है वो एमपी के अंदर है, जो कि नग्न मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे हमारे राजस्थान का खजुराहो है किराड़ू मंदिर, जो कि हातमा गांव बाड़मेर में है। राजस्थान का खजुराहो है वो। राजस्थान का मिनी खजुराहो है भंड देवरा 12, उसे हाड़ोती का खजुराहो बोलते हैं। मेवाड़ का खजुराहो कौन सा है, जगत अंबिका मंदिर। और वागड़ का खजुराहो आपको बताना है। अर्थुन्ना मंदिर, अर्थुन्ना मंदिर है ना, नाम सुना है कभी? ऐसे ही अर्थुन्ना मंदिर है, ये वागड़ के खजुरा कहलाते हैं। इस अर्थुन्ना का प्राचीन नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। बड़ा प्यारा शब्द है ना, आपकी तरह, उथनुक। और ये मंदिर कहां पर बना है, बांसवाड़ा का। ठीक है, ये वागड़ का खजुराहो है। आगे जब पढ़ेंगे कला संस्कृति तब आपको बताएंगे, और पढ़ लिया तो अच्छी बात है। तो वास्तविक नाम राजधानी परिवर्तन और क्या हुआ, निर्माण कार्य। इसके अलावा अलट मेवाड़ का वो पहला शासक है जिन्होंने सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत की। नौकरशाही की शुरुआत, नौकरशाही का मतलब होता है अपने अधीन कुछ पद बनाए गए। जैसे आप एक नौकरशाही की ही तैयारी कर रहे हैं, आप आगे चलकर सरकार के अंडर में ही तो काम करेंगे, तो ये भी क्या है, एक नौकरशाही है। तो नौकरशाही की शुरुआत की, और इसी नौकरशाही के तहत दो पद बनाए गए थे। एक पद जिसका नाम हुआ करता था अमात्य, अमात्य का मतलब है वर्तमान में मुख्यमंत्री। और एक पद बनाया गया था अक्ष पटालाधीश, और अक्ष पटालाधीश का मतलब है वह व्यक्ति जो खजाने के आय और व्यय का लेखा जोखा रखता है। कौन होता है मंत्री ये, हाँ, आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं, वित्त मंत्री। आज वर्तमान के अंदर भारत के वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीता। और हमारे राजस्थान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है अभी, कौन सा वित्त आयोग चल रहा है राजस्थान में, छठा वित्त आयोग। मैंने सोचा आप मुझे ये बताएंगे, मैं आपको तुरंत प्रभाव से पूछूंगा छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत करने वाले कौन थे, याद रखिएगा, अलट। दो पद बनाए गए थे, अमात्य और अक्ष पटालाधीश। ये जो आपको जानकारी लिखी है ना, इसे ही आप बोलते हैं राजस्थान में मध्यकालीन में प्रशासनिक व्यवस्था। एक होता है ना, सिलेबस में नाम लिख रखा होगा कि मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है। तो आज जो पॉलिटी है, आज जो हम पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर राज व्यवस्था, वो राजाओं के समय इस प्रकार से हुआ करती थी। ठीक है, जैसे आज मुख्यमंत्री बोलते हैं, उस समय क्या बोलते थे, अमात्य। जैसे आज वित्त मंत्री बोलते हैं, पहले उसे क्या बोलते थे, अक्ष पटालाधीश। तो सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत करने वाले थे अलट। लेकिन सर्वप्रथम मेवाड़ में सिक्के चलाने वाले कौन थे, वो भी सोने के, तो बप्पा रावल 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, और दूसरी बात इन अलट की हम करते हैं तो वो है इनका विवाह, और वो है आपके अलट वेडिंग टू हरिया देवी।
और ये जो विवाह है ये राजस्थान का क्या है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। और ये जो हरिया देवी है ये एक हूण राजकुमारी है। कौन है? हूण राजकुमारी। हूण एक विदेशी जाति है। और आपको तो पता ही है कि राजपूतों की उत्पत्ति हूण जाति से मानने वाला व्यक्ति कौन था। मुझे नहीं बताना, आपको पता है, मुझे नहीं बताना। कौन था? वीए स्मिथ। वीए स्मिथ ने बताया था ना भाई, राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जाति से हुई है। टोड ने बताया था सिंक्वेसिंथियन। कनिंगम ने बताया था युची जाति, वो भी कुषाणु से संबंधित। पता है? विलियम क्रुक ने डायरेक्ट कहा था कुषाणु से संबंधित। और वीए स्मिथ ने बताया था हूणों से। तो वो याद होगा पूरा राजपूतों की उत्पत्ति। इस बात का खंडन किसने किया था जो अभी मैंने बताई? डॉक्टर जीएच ओझा। ठीक है, बस उतार लीजिए अलर्ट की यही बात है। वास्तविक नाम राजधानी परिवर्तन, निर्माण कार्य, कोई नई शुरुआत और इनका विवाह। उतारी। क्लास से संबंधित जो भी कोई दिक्कत है तो हमारी टीम यही है, आपको बता देगी अभी। यस। हाँ। 1980 और 81 के अंदर, और वो भी कौन से विभाग ने खोजा था? विभाग ने खोजा था ना, कोई व्यक्ति थोड़ी था। yes. तो ऐसे मैंने आपको दो स्थान और लिखाए थे जो विभाग ने खोजे थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा राजस्थान में खोजे गए दो स्थान एक साथ लिखाए थे मैंने। कहाँ है कर्णपुरा और बिंजोर? अनूपगढ़। अच्छा ऐसा है क्या? ओ, ये गलती से क्या बेटा बेचारा। विनोद, हाँ पूछो, पूछिए आप। विनोद कौन सा क्वेश्चन है, पूछिए आप।
चलिए, तो ये आपके अलर्ट, यानी कि मेवाड़ के इतिहास में दूसरे बड़े महत्वपूर्ण शासक की हमने चर्चा की है। यहां पर एक शब्द आया है हूण। आपको पता होगा हमारे बेराड़ से हमें बौद्ध मठ मिले थे, लेकिन उन बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया गया था। किस शासक द्वारा? तो हूण शासक थे, जिसका नाम क्या था? मिहरकुल, है ना। यूनानी राजा मिनांडर का संबंध राजस्थान के कौन से स्थल से है? बेराड़ से। क्या है वहां से स्पेशल, क्या है? कितनी मिली है राजा मिनांडर की? 16 टोटल। बेराड़ से 36, 36 में से 8 आहत, 28 इंडो ग्रीक, इनमें से 16 वो। ऐसे याद कर लिया सारा कुछ। तो 3075 मुद्राएं कहां से मिली है? पक्का कंफर्म? ठीक है। और रंग महल से? चलो आगे। अच्छा, नेक्स्ट अगले जो शासक हैं उनका नाम है शक्ति कुमार। बस नाम में शक्ति कुमार है, बाकी ये गंगाधर है, ये समझ लो आप। कैसे? देखो, एक प्रोग्राम आता था ना, शक्तिमान क्या है? गंगाधर। देखो, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान। इस राजस्थान के अंदर हम जिस क्षेत्र विशेष की चर्चा कर रहे हैं वो है आपके सामने ये मेवाड़। ठीक है। मेवाड़ में इस समय जो शासक हैं उनका नाम है शक्ति कुमार। क्या नाम है? शक्ति कुमार। जिस समय मेवाड़ के शासक थे शक्ति कुमार, उस समय मालवा क्षेत्र, एमपी वाला, ठीक है, इस मालवा के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था मुंज परमार। मुंज परमार। इस मुंज परमार ने शक्ति कुमार पर आक्रमण किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। यानी कि बप्पा रावल ने जो 734 ईस्वी के अंदर मान मौर्य को पराजित करके जो चित्तौड़ जीता था, वही चित्तौड़ मालवा के शासक मुंज परमार ने शक्ति कुमार के समय अपने अधीन कर लिया। इतनी बात समझ में आएगी। उसके बाद में क्या हुआ कि मुंज परमार का एक वंशज, इसका ही उत्तराधिकारी था वो। भाई मालवा का शासक कौन है? मुंज परमार। तो मालवा में मुंज परमार के बाद में अगला जो शासक बना उसका नाम है भोज परमार। क्या नाम है? भोज परमार। हमने अभी देखा कि मुंज परमार ने शक्ति कुमार पर आक्रमण किया और किस पर अधिकार किया था? चित्तौड़ पर अधिकार किया। जब मुंज परमार ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था तो उसका जो उत्तराधिकारी है भोज परमार, वो मालवा का भी राजा है और वो कहां का और शासक बन गया? चित्तौड़ का। चित्तौड़ भी किसके हाथ में है अभी भी? भोज परमार। इधर जो शक्ति कुमार है वो कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके भोज परमार से चित्तौड़ का कुछ भाग छीन लिया जाए, लेकिन तब तक इस भोज परमार ने 2 कार्य करवाए चित्तौड़ में। कौन कौन से 2 कार्य करवाए? एक तो इन्होंने अपने ही नाम से तालाब बनाया था जिसका नाम है भोजासर तालाब। ठीक है। और एक इसी भोज परमार ने चित्तौड़ किले के अंदर एक मंदिर बनाया था, उसी मंदिर का नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। और यही क्वेश्चन आपके सीटी के एग्जाम में आया था कि भोज परमार द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनः जीर्णोद्वार किसने करवाया था? तो वो करवाएगा आगे चलकर महाराणा मोकल, और इस मंदिर का नाम बदलकर होगा शमिदेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर।
ठीक है। तो इधर ये भोज परमार है। इधर क्या है कि शक्ति कुमार को सहयोग मिला था एक वीर धवल व्यक्ति है जो कि हस्तिकुंडी के शासक हैं। हस्तिकुंडी स्थान गुजरात में है, ठीक है। उसकी सहायता से क्या किया कि शक्ति कुमार ने इसी भोज परमार से आधा चित्तौड़ छीन लिया, यानी कि वापस चित्तौड़ का शासक कौन बना? शक्ति कुमार। आधा जीता है, आधा भी उन मालवा शासकों के पास में है। इसीलिए आप पढ़ते भी होंगे कि हमारे राजस्थान में भी मालवा का पठार है, और वो जो मालवा का पठार है वो चित्तौड़ का एक भाग जो रावत भाटा है, यहाँ रावत भाटा, झालावाड़ और यहाँ पर आप देखेंगे प्रतापगढ़, ये पूरा क्षेत्र कौन सा है? आज भी मालवा है। और यहाँ पर जो बोली भी बोली जाती है वो कौन सी है? मालवी बोली। मालवी बोली राजस्थान में कहाँ बोली जाती है? प्रतापगढ़, झालावाड़ और रावत भाटा क्षेत्र, मालवी बोली। मालवी बोली की उपबोलियां तो आप जानते होंगे, एक दो ऐसे हो जाए ट्राई के लिए। कम से कम ये तो जानते होंगे आप। यस, कम से कम ये तो आप रतलामी तो खाते होंगे ना, 10 रुपए का पैकेट आता है भुजिया जैसा। हाँ, अब ऐसा क्यों भाई? रतलामी क्यों खाते? भुजिया से काम चल सकता है। रतलामी, पाटवी, उम्मटवाटी, लेकिन इसमें मजा नहीं आया। वो दो प्रमुख है मालवे की। क्वेश्चन तो उन दो में से आता है, यहां से तो आएगा तो आपसे हो जाएगा कि रतलामी मालवी है। कौन सी? एक लिख दूं? एक लिख देता, एक तो आपको मैं बता ही देता हूं। निम्बाड़ी नहीं बताता, इससे अच्छा होता। दूसरी का क्या नाम है? एक तो निम्बाड़ी, एक और क्या है? एक निम्बाड़ी, एक रागड़ी। निम्बाड़ी, रागड़ी, रतलामी, पाटवी, उमटवाटी, ये पांचों किसकी बोलियां हैं? मालवी की। मैंने सोचा मुझे आप ये बताएंगे, तो बस ये था गंगाधर यानी शक्ति कुमार। हेडिंग डालो शक्ति कुमार। शक्ति कुमार में क्या क्या लिखना है देखो इस टाइम। सर राहुल, वो कल से नहीं होगी, ठीक है, वो शायद आज आज होगी। वो क्या है कि सुबह से शाम तक रहते हैं ना, तो फिर बीच में कोई टाइमिंग मिल भी नहीं पाता है, ठीक है, इसीलिए हो रही है शायद। तो हेडिंग डालिए आपने शक्ति कुमार, ये आपकी यहां रह जाएगा। और थ्योरी लिखा देता हूं, या फिर आप लिख लोगे इसी की थ्योरी। ऐसे कौन लिखता है? ऐसे कोई लिखता है क्या? हेडिंग डालो शक्ति कुमार डाली, इसके अंदर लिखो पहली लाइन, लिखो मालवा के शासक मुंज परमार ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। ये वही परमार है, कौन से? अग्निकुंड मत से उत्पन्न जो हुए ना, प्रतिहार परमार। परमार, परमारों की कुलदेवी कौन है? अर्बुदा माता। अर्बुदा माता का मंदिर है ना, कहां पर बना है? माउंट आबू के अंदर, जिसे अधर शिला देवी, यानी कि शिला पर अधर है अर्बुदा माता। परमारों की क्या है? कुलदेवी। तो मालवा के शासक मुंज परमार ने मेवाड़ के किस शासक के समय चित्तौड़ पर अधिकार किया था? ऐसा क्वेश्चन। फिर लिखो मुंज परमार के उत्तराधिकारी भोज परमार ने भी चित्तौड़ पर अधिकार किया। भोज परमार के
निर्माण कार्य। और भोज परमार के जो निर्माण कार्य हैं वो दो हैं। एक तो याद रखिएगा, इन्होंने बनाया था भोजासर तालाब, और इनके द्वारा जो भोजासर तालाब बनाया गया है वो बनाया गया है नागदा में। और नागदा का प्राचीन नाम क्या है? नागेंद्र। यहां पर बनी हुई है, एक तो राजधानी बनी है मेवाड़ की, और एक यही नागदा के अंदर क्या है? साहस बहू का मंदिर, जो किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को। एक इन्होंने याद रखिएगा बनाया था आपकी त्रिभुवन नारायण मंदिर। और ये जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है ये इन्होंने बनाया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किसने? हाँ, बिल्कुल, पूरा मेवाड़ी क्षेत्र था चित्तौड़ वाले। यहां पर एक बात याद रखनी है कि ये जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है ना, इसका जो जीर्णोद्वार है, जीर्णोद्वार क्या होता है? जैसे आपके खुद का घर मकान है, ठीक है, जो गांव में बना हुआ है, आप नौकरी लगे, आपने उस मकान को और बेहतरीन बना दिया, जीर्णोद्वार पुनर्निर्माण। तो जीर्णोद्वार किसने करवाया था? तो याद रखिएगा महाराणा मोकल। इसीलिए इस मंदिर का अन्य नाम क्या हो गया था? याद रखिएगा मोकल मंदिर। और इसी का एक और नाम है शमिदेश्वर मंदिर। शमिदेश्वर मंदिर, बस उतार लीजिए। तो वैसे शासक लग नहीं रहा है इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब इसको पढ़ते हैं तो इसकी नहीं किसी दूसरे की बातें इंपॉर्टेंट है। लेकिन समय किसका है? शक्ति कुमार। भाई शक्ति कुमार की तो कोई बात ही नहीं है ना, बस नाम से ठीक लग रहा है कि ये कोई रहा होगा शक्ति कुमार, बाकी वो शक्ति वाली कोई बात है नहीं इसमें। लिखो। वीर धवल के सहायता, हस्तिकुंडी के शासक है। हस्तिकुंडी शासक जिसका नाम है वीर धवल। हस्तिकुंडी स्थान गुजरात। इसकी सहायता से वापस शक्ति कुमार ने थोड़ा चित्तौड़ जीत लिया था। हाँ, गुरप्रीत सिंह उल्लेख नहीं है, ठीक है। ना ना, सिद्धराज ने कोई सहयोग नहीं किया था, ठीक है। सिद्धराज तो शक्ति कुमार के समय गुजरात का शासक था। जैसे देखो, मेवाड़ का शासक कौन है इस समय? शक्ति कुमार। उस समय मालवा के शासक कौन थे? मुंज परमार। और उसी समय गुजरात के शासक थे जिनका नाम था सिद्धराज। लिख लिया? अब नोट करके एक बात लिखो, नोट करके लिखो। शक्ति कुमार के समय, शक्ति कुमार के समय गुजरात के शासक
सिद्धराज थे। अब इस शक्ति कुमार से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो प्रोपरी शक्ति कुमार से ना पूछ के सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति होता है यहां वो है ये। आप सीईटी का पेपर भी उठाकर देखेंगे तो इसी भोज परमार से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पूछ ये भी सकता है कि भोज परमार ने चित्तौड़ पर अधिकार किया, उस समय मेवाड़ के शासक कौन हुआ करते थे? शक्ति कुमार। ठीक है, ये याद रखना। या फिर वो कैसे भी क्वेश्चन घुमा देगा, वो ऐसे पूछ लेगा, देखो कि भोज परमार ने चित्तौड़ में जब त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? शक्ति कुमार। यानी भोज परमार की जो भी बात है वो किसके समय की बात है? शक्ति कुमार। लेकिन याद रखना है भोज परमार ने पहली बार चित्तौड़ नहीं जीता था, चित्तौड़ जीत लिया था मुंज परमार ने। ठीक है, फिर मुंज परमार का उत्तराधिकारी रहा है भोज परमार, तो अपने आप मालवा और चित्तौड़ किसके हाथों में गया? भोज परमार के। नेक्स्ट अगली बात ये लिख लिया ना, अगली बात लिखिएगा सिद्धराज नाम है। अगले जो शासक हैं वो है आपके रण सिंह। रण सिंह या फिर इसी का ही दूसरा नाम है करण सिंह। कहीं पर रण सिंह, कहीं करण सिंह, जो भी बात हो। इनकी टाइमिंग की यदि आप बात करेंगे तो इसका समय रहा है 1158 से लेकर 1168। इनके समय की एक खास बात है, इनके समय की खास बात यह है कि इनके 2 पुत्र थे। ये कोई खास बात है क्या? खास बात है। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम तो था शेम सिंह। एक पुत्र का नाम तो क्या था? शेम सिंह। दूसरे पुत्र का नाम था राहफ। रणसिंह के समय क्या हुआ कि रणसिंह ने अपना जो पूरा क्षेत्र था वो इन दोनों भाइयों के अंदर बांट दिया। इसीलिए आपको पूछा जाता है कि मेवाड़ के किस शासक के समय गुहिल वंश का बंटवारा हुआ? तो गुहिल वंश का जो बंटवारा है वो हुआ था 12वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 12वीं शताब्दी। और वैसे टाइमिंग पूछे तो क्या है? 1158 टू 68। और शासक कौन है? करण सिंह। कैसे बंटवारा हुआ? बंटवारा ऐसे हुआ कि रण सिंह ने अपने पुत्र शेमसिंह द्वारा एक नई शाखा की शुरुआत की गई जिसका नाम क्या है? रावल शाखा। इसने तो किसकी स्थापना की थी आगे चलकर? रावल शाखा की स्थापना। और राहब को क्या दिया गया था? सिसोदा गांव। सिसोदा गांव की जागीर दी गई। तो अब मेवाड़ के अंदर जिस शाखा के राजा बढ़ेंगे वो शाखा कौन सी होगी? रावल शाखा। इसीलिए आपको पूछा जाता है कि मेवाड़ के वे पहले शासक जिन्होंने रावल की उपाधि धारण की, तो वो बप्पा रावल नहीं है, वो ये रावल है। कौन सा? शेम सिंह। रावल की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक हुई है तो वो है आपके शेम सिंह। तो यहां से आपको याद रखना है गुहिल वंश का बंटवारा। देखो अभी तक हमारे सामने एक तो नाम ये है गुहिलादित्य, यूनिक नाम है ये। अभी तक हमारे सामने एक यूनिक नाम आया है, कौन सा? बप्पा रावल। हमारे सामने यूनिक नाम है अलट।
हमारे सामने यूनिक नाम है शक्ति कुमार, हमारे सामने नाम आया है रण सिंह, रण सिंह या जो भी करण सिंह, और हमारे सामने नाम आया है कौन सा, श्याम सिंह। इन सब की यूनिक बातें हैं। जैसे ये तो गुहिल वंश का फाउंडर है, लेकिन चित्तौड़ पर अधिकार करने वाला पहला राजा कौन है, बप्पा रावल। अलट ने राजधानी बदली थी, आहड़ बनाई थी। शक्ति कुमार के समय परमारों का यहां पर अधिकार हो गया चित्तौड़ पर। रण सिंह के समय उसी गुहिल वंश का क्या हो गया, बंटवारा। और श्याम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना कर दी। तो ऐसे कोई पूछे ना आपका दोस्त कि मेवाड़ के बारे में, तो ये 6 शासक उसके मुंह पे मार देना, ये ले ये हुआ, फिर वो आपसे बात नहीं करेगा, फिर वो आपसे पूछेगा ही नहीं कि ये तो फाउंडर है, ये चित्तौड़ पर अधिकार करने वाला है, ये राजधानी बदलने वाला है, इसके समय परमारों के हाथों में चित्तौड़ की सत्ता गई, इसके समय गुहिल वंश का बंटवारा हुआ, और ये रावल की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा है। गुहिलादित्य, बप्पा रावल, अलट, शक्ति कुमार, रण सिंह और श्याम सिंह। ऐसे बार बार रिवीजन करेंगे ना, तब ये सारी बातें आपके दिमाग में एक साथ रहेगी। वरना मैं पूछूंगा श्याम सिंह, आप कहेंगे कौन सा श्याम सिंह, ये कौन आया, उतारो। हाँ, ये नहीं होता तो सुनील आपको जानकारी देंगे, हमारे टेक्निकल टीम के सुनील, ठीक है। आप क्वेश्चन है तो कोई पूछ लीजिए हमसे। नहीं नहीं, आवाज ठीक है, आप थोड़े अपने मोबाइल की आवाज भी बढ़ा दीजिए। याद ऐसे नहीं होंगे एक साथ राजा पढ़ रहे हैं, राजा के बीच की बात याद करनी है। गुहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य, लेकिन चित्तौड़ पर अधिकार करने वाला बप्पा रावल है ना। वापस राजधानी बदलने वाला अलट है। परमारों के समय जहां सत्ता गई थी वो है शक्ति कुमार। गुहिल वंश का बंटवारा जिस समय हुआ है वो है रण सिंह। ऐसे याद रहेगा ना, तो वो उधर राजा अपने आप क्रम से याद रह जाएंगे। यही है बप्पा रावल, यही, क्योंकि इन्होंने नहीं अपनी राजधानी बनाई थी ना। आखिरी में मैं एक साथ सारे राजा लिखूंगा बोर्ड पर, आपको मजा आएगा उस समय मुझे। आप तो देखना अपने हिसाब से जो भी हो, तब तक तो आपको भी याद हो जाएगा ना, इसीलिए तो कल आपकी फिर छुट्टी रख दी। सच में आई शपथ। जेतर सिंह के बारे में बिल्कुल आते ही बताएंगे। नहीं नहीं, जब तक आप आते ही मैं बताओगे नहीं तो फिर अगले दिन छुट्टी कर देंगे। ऐसा चल तो रहा है अभी, देखो कब तक कायम रहे। लिख लिया। तो अब हमें जिस शासक के बारे में पढ़ना है वो है आपके कौन सा, श्याम सिंह। श्याम सिंह की पहली बात याद रखिएगा, रावल शाखा के फाउंडर हैं ये, और रावल की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक श्याम सिंह। रावल श्याम सिंह। आगे चलो, बोर्ड पर देखिएगा, रावल श्याम सिंह। देखिए, रावल श्याम सिंह की हम बात करते हैं तो इनका जो टाइमिंग है वो 1168 से लेकर 72 रहा है। इनके समय की हम बात करते हैं तो इनके 2 पुत्र हैं। जो दोनों ही शासक बनेंगे।
वो दोनों ही पुत्र क्या बनेंगे? शासक बनेंगे। रावल सेम सिंह के बाद में अगला शासक वो बनता है रावल शेम सिंह का पुत्र, जिसका नाम है रावल सामंत सिंह। ठीक है, जिसका टाइमिंग रहेगा 1172 से लेकर 1178। रावल सामंत सिंह के बाद में जो अगला शासक बनेगा वो है रावल कुमार सिंह। ऐसा क्या होता है कि ये दोनों ही भाई राजा बनते हैं? सर आप मेरे क्या पूछ रहा है भाई? पीयूष क्या पूछ रहा है? देखो, मुझे नहीं लगता अभी तक जो पढ़ाया है उनमें से कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। अच्छा, करण सिंह के दो पुत्रों का नाम क्या लिखा हुआ है? एक का नाम तो है शेम सिंह, से एक तो नाम क्या लिखा हुआ है? शेम सिंह। ठीक है, एक नाम लिखा हुआ है रा है पे, राहप। ठीक है, आगे जो शेम सिंह के दो पुत्र लिखे हुए हैं, एक का नाम है सामंत सिंह और एक का नाम क्या है? कुमार सिंह। शेम सिंह के बाद में अगला शासक कौन बनता है? सामंत सिंह। स्टोरी इनकी दोनों के बीच की है। जब मेवाड़ का शासक हुआ करता था रावल सामंत सिंह, उसी समय नाडोल स्थान है पाली में, वर्तमान के अंदर। जिस समय मेवाड़ में गुहिल वंश था, शासक थे सामंत सिंह, उस समय नाडोल में था चौहान वंश। उस समय नाडोल में क्या था? चौहान वंश। और इसी चौहान वंश के एक शासक थे जिनका नाम था कीर्तिपाल। क्या नाम था? कीर्तिपाल चौहान। ये नाडोल का शासक था। ठीक है, ये कीर्तिपाल चौहान आक्रमण करता है किस पर? आक्रमण किया किस पर किया? चित्तौड़ के शासक शामल सिंह पर। आप पूछेंगे क्यों किया, ऐसा क्या हुआ? तो इनके बीच में एक स्टोरी और आ जाती है। जिस समय चित्तौड़ के शासक शामल सिंह, नाडोल के चौहान वंश के शासक कीर्तिपाल, उसी समय अजमेर के पृथ्वीराज द्वितीय, याद रखिएगा कौन है? पृथ्वीराज द्वितीय। इस पृथ्वीराज द्वितीय की एक बहन थी जिसका नाम था पृथ्वीबाई। और इसी पृथ्वीबाई से प्रेम करता था कौन? प्रेम करता था। कौन करता था? लेकिन पृथ्वीबाई का विवाह हुआ किसके साथ? आपको पता चल गया आक्रमण क्यों हुआ। इस वजह से क्या हुआ? आक्रमण। तो अब कीर्तिपाल का जब भी मूड होता वो डायरेक्ट किस पर अटैक करता? सामंत सिंह पर। बेचारा परेशान हो गया कि राज्य को संभालें कि कीर्तिपाल को संभालें। और ये जो आक्रमण किया गया था, ये किया गया था 1177 ईस्वी में। उसके बाद में क्या हुआ कि सामंत सिंह ने 1177 और 78 ईस्वी में चित्तौड़ छोड़ दिया।
चित्तौड़ छोड़कर वागड़ चले गए या वागड़ आ गए। किसको छोड़ दिया? चित्तौड़ को। और कहां आ गए? वागड़। इसी सामंत सिंह ने 1178 ईस्वी में वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना कर दी। और इन्होंने अपनी राजधानी भी किसे बना ली? राजधानी बनाई, वो स्थान है वज्रपटक। जिसका नाम है बड़ौदा। आपको लग रहा होगा ये गुजरात का है, ये डूंगरपुर में है। और राजधानी किसे बनाई? वज्रपटक को। पीछे से रावल कुमार सिंह को पता चला कि भाई और भाभी ने चित्तौड़ क्यों त्यागा। मतलब ये चित्तौड़ ताल चले गए तो भाई और भाभी ने चित्तौड़ क्यों त्याग दिया। पता चला मामला गड़बड़ है। तो इस रावल कुमार सिंह ने क्या किया कि इस कीर्तिपाल पर आक्रमण करके चित्तौड़ पर पुण्य अधिकार किया। बस कैसे राजा बना और कैसे। एक क्वेश्चन सामंत सिंह से है, याद रखिएगा कि ये जो सामंत सिंह है ना, ये तराइन के दूसरे युद्ध में मारा गया था। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज तृतीय के साथ। उस युद्ध में ये सामंत सिंह मारा गया था। बस क्या थी, वापस सुनो। चर्चा हो रही थी रावल श्याम सिंह के बारे में। श्याम सिंह के दो पुत्र हैं, दोनों ही राजा बनते हैं। एक का नाम रावल सामंत सिंह है, दूसरे का रावल कुमार सिंह है। हुआ क्या था? हुआ यह था कि जब चित्तौड़ के राजा थे सामंत सिंह, उसी समय नाडोल यानी कि जो पाली के अंदर है, वहां के चौहान शासक थे जिनका नाम था कीर्तिपाल। कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह पर आक्रमण किया। क्यों किया? तो उसकी वजह यह बताई जाती है। और यह वजह आज भी है युद्ध की। आज भी दो अच्छे दोस्तों में युद्ध इसी वजह से होता है ना। ये इतिहास गवाह है। तो हमें तो नहीं करना है। इतना टाइम ही कहां है प्रेम करने का। तैयारी करें, प्रेम करें, तैयारी करनी है। तो इस वजह से आक्रमण हुआ। इसीलिए सामंत सिंह ने क्या किया? चित्तौड़ छोड़ दिया और कहां चले गए? वागड़। वागड़ में जाकर 1178 ईस्वी के अंदर किस वंश की स्थापना की? गुहिल वंश की। और अपनी राजधानी किसे बनाई? वज्रपटक, जो कि डूंगरपुर में है। उसके बाद में फिर कुमार सिंह ने किस पर अटैक किया? कीर्तिपाल। यानी कि अब नाडोल के चौहान और चित्तौड़ के शासकों के मध्य क्या है? दुश्मनी। जो भी चित्तौड़ का राजा बनेगा वो पहले किसको ठोकने जाएगा? चौहानों को। लेकिन आगे चलकर इनमें अच्छे संबंध स्थापित होंगे। फिर उधर से उधर शादियां होगी। लिखो इनको, ऐसे लिखना। ऐसे लिख लोगे? यही तो लिखना है आज। यही तो समझ में आया है आज पहली बार। बाकी गया कहीं। लेकिन यहां पर जो बात लिखी है ना सर आपने, कि प्रेम करता था और शादी वहां हुई, अटैक हुआ, ये याद रह जाएगा। ये पक्का याद रहेगा। तो याद रखना, चित्तौड़ के शासक सामंत सिंह पर आक्रमण करने वाला नाडोल का शासक कौन था? कीर्तिपाल। ऐसा भी नहीं है कि कीर्तिपाल के साथ अच्छा हुआ। इस कुमार सिंह ने इस कीर्तिपाल को इतना पीटा कि कीर्तिपाल को आखिर नाडोल छोड़ के भागना पड़ा। और इसी कीर्तिपाल ने जालोर में सोनगरा चौहान की स्थापना की थी। ये वही कीर्तिपाल है। सोनगरा चौहान है ना जालोर में, वहां का फाउंडर यही है। नाडोल से कहां चला जाता है? जालोर। ये उतारी।
वहां देखो, रावल कुमार सिंह, ये तीर के निशान सही करने हैं आपको, उल्टा मत करना, उल्टा करोगे फिर ऐसे प्रेम हो जाएगा। चित्तौड़ पर पुण्य अधिकार किया, वहां पर लिखा हुआ है, देखो। ठीक है। आएंगे, उनको भी आज बुलाएंगे, इंडिया वालों को भी बुलाओ भाई। कार्तिक सर, बोल देना रामपाल को, हैं?
हाँ, ये वही कीर्तिपाल चौहान है जो आगे चलकर 1181 और 82 के अंदर जालोर में सोनगरा चौहानों की स्थापना करेगा। फिलहाल यहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना कि नाडोल के कीर्तिपाल चौहान ने चित्तौड़ पर आक्रमण किस शासक के समय किया था? सामंत सिंह के समय। वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना कब हुई? 1178 में। राजधानी किसे बनाई? वज्रपटक को। और बाकी यहां से ये क्वेश्चन एक बन सकता है, शायद बने तो, कि नाडोल के कीर्तिपाल चौहान से चित्तौड़ के किस शासक ने चित्तौड़ पर पुणे अधिकार यानी कि चित्तौड़ जीता था? कुमार सिंह। बस। तो यानी कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था मान मौर्य को पराजित करके, किया था ना। मुंज परमार ने शक्ति कुमार को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था, और कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। ठीक है, लेकिन वापस छीन लिया था इसी के भाई, जिसका नाम क्या है? कुमार सिंह। अब हम यहां से जिन शासकों को पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक क्रम के अनुसार भी रहेंगे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाएंगे। इसीलिए अब हम जिसे पढ़ेंगे वो एक तो शासक है रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह के बाद में जैत्र सिंह का पुत्र जिसका नाम है रावल तेज सिंह। तेज सिंह के बाद में तेज सिंह का पुत्र बनेगा जिसका नाम है रावल समर सिंह। और समर सिंह के बाद में समर सिंह का पुत्र बनेगा जिसका नाम रावल रतन सिंह। रावल शाखा समाप्त, कंप्लीट। यहां रावल जैत्र सिंह का टाइमिंग रहेगा 1213 से लेकर 1253। रावल तेज सिंह का टाइमिंग रहेगा 1253 से लेकर 67। इसका रहेगा 1267 से लेकर 1302, और रतन सिंह का रहेगा 1302 से लेकर 1303। खत्म। ये चारों क्रम से उतारो। 2018 राजस्थान पुलिस का पेपर 4 नाम देकर इनका क्रम पूछा गया था कि निम्न में से दिए गए शासकों का सही क्रम है, तो जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह उतारो। फिर इनमें से एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैत्र सिंह को। रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी आ गया था ना। और अलाउद्दीन खिलजी से सामना करना बहुत बड़ी बात थी उस समय। यस, जैसे कोई खेत के महीने हांडो घुसे नहीं। सांड जानते हो? सांड, वो किसी खेत में जब घुसता है ना और वापस जब निकलता है तो हाईवे बना देता है वो फसल का। हाँ, खराब कर देता है पूरी। लेकिन हम क्या है कि पद्मनी के चक्कर में बेचारा रतन सिंह को पढ़ते ही नहीं है। हमें लगता है रतन सिंह कुछ था ही नहीं, जबकि रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से मुकाबला किया। अलाउद्दीन खिलजी जिसे द्वितीय सिकंदर कहते हैं। लिख लिया? अब इसमें सबसे पहले हेडिंग लगाइए आप, रावल जैत्र सिंह। पहला काम जैत्र सिंह का क्या होगा? नाडोल पर अटैक करेगा। ये नाडोल से पुरानी दुश्मनी है ना, भूल कैसे सकता है जैत्र सिंह इनके वंशज को यहां से भगाया था सामंत सिंह को।
इसीलिए पहला तो कार्य यही होगा। रावल जैत्र सिंह, टाइमिंग 12:13:53। क्या है जैत्र सिंह की बात? देखिए, सबसे पहली बात तो इनकी यही है कि इन्होंने नाडोल पर आक्रमण करने की प्लानिंग की। जिस समय रावल जैत्र सिंह चित्तौड़ के राजा हैं, उसी समय नाडोल के शासक हैं उदय सिंह। तो जैत्र सिंह ने पूरी प्लानिंग की उदय सिंह पर अटैक करने की, लेकिन उदय सिंह की एक पोती है जिसका नाम है स्वरूप देवी, और इधर से जैत्र सिंह का एक पुत्र है जिसका नाम क्या है? तेज सिंह। तो स्वरूप देवी वेडिंग टू तेज सिंह, शादी हो गई, और जो दुश्मनी थी वो हमेशा के लिए क्या हो गई? पहले यही एक परंपरा थी कि यदि दो क्षेत्रों के मध्य दुश्मनी है और खत्म करना है तो शादी कर दो। ये परंपरा यहां भी पढ़ेंगे, मारवाड़ में भी पढ़ेंगे। लेकिन आजकल ये व्यवस्था है नहीं। आजकल थोड़ी व्यवस्था कि दो पक्षों में लड़ाई है तो शादी करके शांत कर, नहीं, दो पक्षों में लड़ाई है तो उस लड़ाई को और बढ़ाओ। पहले गांव में नहीं हुआ करती थी। गांव में पहले क्या है कि यदि दो पक्ष लड़ते तो तीसरा आके उसको शांत कर देता, लेकिन अब दो पक्ष लड़ते हैं तो तीसरा आके फिर पेट्रोल कूटता है कि और लड़ो। गांव में वो गांव जैसी बात नहीं रही है, पता है ना आपको। पहले गांव वाकई में स्वर्ग हुआ करता था। अब शहर अच्छा लगता है गांवों से, क्योंकि गांव के चोंचले ऐसे हो गए हैं कि मतलब किसी बेचारे की कोई शादी है तो वो शादी छोड़ के पहले तो अपने परिवार वालों को मनाता फिरेगा कि थन आनो है, तुम्हारे बिया में थन आनो है, वो जो खंचीजी। हाँ, शहरों में ऐसा नहीं है। शहर में पड़ोसी है, कार्ड दियो, शादी माना है, बस आ जाए, आर झीम जानते रहे और 100 रुपया बहान, समझते हो। लेकिन गांव में बहुत मुश्किल हो गया। गांव में शादी करे बेचारे खुद 10 लाख खर्च करे। 10 लाख खर्च करने पहली दिन 4 बार आपके परिवार का हम इजार हाथ जोड़ना पड़े कि नहीं नहीं थान बिया में आनो पड़ी। गांव में हालत बहुत खराब हो गई। आने वाले टाइम में और हालत खराब होगी, सच में। रावल जैत्र सिंह, तो मैं गांव की बुराई नहीं कर रहा हूं यहां, मतलब हालात तो आपको पता है ना, वो बता रहा हूं मैं। पदम सिंह का, कुमार सिंह, कुमार सिंह के बाद में पदम सिंह, पदम सिंह के बाद में जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह के समय पहली बात तो क्या हुई? दुश्मनी खत्म। तो क्या लिखें? दुश्मनी खत्म। नाडोल के साथ दुश्मनी खत्म। दुश्मनी क्यों थी तो आपको पता है, खत्म क्यों हो रही है तो आपको सुनाई दिया, अब बता भी देता हूं। तो पहला पॉइंट क्या है? नाडोल के साथ दुश्मनी खत्म। कैसे हुई? तो नाडोल के शासक थे कौन? उदय सिंह। इसी उदय सिंह की पोती जिसका नाम क्या है? स्वरूप देवी, और स्वरूप देवी वेडिंग टू तेज सिंह। और ये तेज सिंह कौन है? याद रखिएगा, जैत्र सिंह का पुत्र। तो दुश्मनी क्या हो गई? समाप्त। करो शादी करो, मतलब लिखो इनकी ये शादी लिखो। तो पहली बार जब हिस्ट्री की हैंड रिटन बुक निकाली थी ना, तो उस बुक में भी क्या है, मैंने ऐसे ही लिखा था, ऐसे ही बना के। तो फोटो आई थी मेरे पास में, बच्चों के मैसेज है, सर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि ये इसकी हो रही है भाई, स्वरूप देवी वेडिंग टू तेज सिंह। आपकी जब शादी होगी तो इसी प्रकार से कोई कार्ड छपेगा कि एम वेडिंग टू एस, जो भी हो। यहां पर ऐसा नहीं है कि सर ने मेरे ही नाम क्यों लिखा। ऐसे कार्ड छपते हैं ना, फिर गाड़ी के पीछे लगाया जाएगा, फॉर्च्यूनर के पीछे ऐसे बड़ा सा दिल विल बना के,
हैं? तो अब यहां पर अच्छी दोस्ती हो गई इनके साथ, यानी कि आगे एक एग्जाम्पल समझेंगे हम कि नाडोल के चौहान इतने चित्तौड़ राजाओं के साथ में खड़े हो गए हैं कि बाहर से यदि कोई अटैक करने भी आएगा ना, तो सबसे पहले ये नाडोल के चौहान जाएंगे। देखो अभी आगे एक युद्ध होता है, ये लिख लिया। तो जैतर सिंह ने यहां पर नाडोल के साथ दुश्मनी खत्म करके अच्छा ही कार्य किया, अपने साम्राज्य का विस्तार भी हो गया। और मेवाड़ के राजाओं में जैतर सिंह यहां से पहला ऐसा राजा निकलेगा जो दिल्ली के गुलाम शासकों के समय चित्तौड़ का सबसे मजबूत शासक है। यह कथन डॉक्टर जीएच ओझा साहब का है, पूछा गया था, आगे लिखा दूंगा मैं। दूसरी बात, आगे चले। अब जैतर सिंह के समय एक युद्ध होता है जिसका नाम है भूताला का युद्ध। भूताला युद्ध, यह भूताला स्थान है राजसमंद में आपके, भूताला। और भूताला का जो ये युद्ध है ये होता है आपके, देखो 1221 से लेकर जो 29 है ये तो बताता है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ये बता रहा है कि भूताला का जो युद्ध हुआ है ये कब हुआ है, 1221 से लेकर 29 के मध्य। लेकिन इस युद्ध को हम देखते हैं तो भूताला का युद्ध लड़ा गया है 1227 ईस्वी के मध्य। ठीक है, तो अब आपको एग्जाम में क्या है वो ध्यान रखना है, बाकी एग्जाम में नहीं आएगा इसका भी ध्यान रखना है, ये नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे युद्धों के नाम जब भी पूछता है ना तो वो ये पूछता है कि ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ। अब अगली बात कि ये जो भूताला का युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ था, तो आपको याद रखना है कि भूताला का जो युद्ध है ये लड़ा गया था जैतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश के मध्य। और ये इल्तुतमिश कौन है, तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, यानी कि गुलाम वंश का शासक। इल्तुतमिश नाम तो सुना ही होगा ना, जिसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। गोरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम, समझे। गोरी का गुलाम, गोरी के 3 गुलाम थे, ऐबक, याल्दोज और कुबाचा। ऐबक, याल्दोज, कुबाचा, इस तीनों में दिमाग लगाया था ऐबक ने और गुलाम वंश का फाउंडर बना, वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना था कौन, ऐबक। ऐबक का गुलाम था कौन, इल्तुतमिश, उस वजह से भी जानते हैं। और दूसरी बात है इसकी पुत्री बहुत प्रसिद्ध है इल्तुतमिश की, जिसका नाम है रजिया सुल्ताना, भारत की प्रथम महिला शासिका। ये उसी के भाजी हैं, मतलब सॉरी पिताजी हैं। क्या है, पिताजी है। तो बाजी, इन दोनों के मध्य क्या हुआ, जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य युद्ध हुआ जिसका नाम क्या है, भूताला का युद्ध। सबसे पहली बात तो है कि इस युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है, तो याद रखिएगा ये जो भूताला का युद्ध हुआ है इस युद्ध की जानकारी हमें जहां से मिलती है वो एक पुस्तक है जिसका नाम है हमीर मद मर्दन। और ये जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो कौन है आपके, तो याद रखिएगा जय सिंह सूरी, जय सिंह सूरी। इतिहास में सूरी बहुत हुए हैं,
जयसिंह सूरी है, उद्योतन सूरी है, वज्रसेन सूरी है, शालिभद्र सूरी है। तो एक तरफ 4 सूरी और एक तरफ इनके लेखक ग्रंथ। जयसिंह सूरी का ग्रंथ कौन सा है? हमीर मद मर्दन। उद्योतन सूरी का ग्रंथ है कूले माला, कूले माला। शालिभद्र सूरी का ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास। वज्रसेन सूरी का ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली घोर। हाँ, एक तरफ 4 सूरी और एक तरफ आप सूरा। तो इसकी जानकारी जहां से मिलती है वो कौन सा ग्रंथ है? हमीर मद मर्दन। एक क्वेश्चन जो केवल 10th की बुक के अंदर दिया गया है, चलती है ना अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 10, पुस्तक का नाम राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति। उसी बुक के चैप्टर नंबर 2 के अंदर लिखा गया है कि हमीर मद मर्दन नामक ग्रंथ के लेखक जयसिंह सूरी, जिसमें इल्तुतमिश को क्या बताया गया है? हमीर। इल्तुतमिश का नाम क्या बताया गया है? हमीर। ये हमीर मद मर्दन कौन है? ये इल्तुतमिश है। ये वो कक्षा 10 की पुस्तक बताती है हमें। तो इनके मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में जेतर सिंह के 2 सेनापति थे, मदन वे बादल। कहीं पर इसका नाम आपको बालक मिल जाएगा, ठीक है? मदन वे बादल। यानी कि इस युद्ध में जेतर सिंह नहीं आए थे। देखो हुआ क्या था कि ये इल्तुतमिश दिल्ली से निकला था चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए। बीच में एक स्थान आता है चेन्ना नामक ठिकाना। वहां पर, अब सिंपल सी बात है, दिल्ली से निकले थे तो कोई फॉर्च्यूनर तो थी नहीं या डबल आर तो थी नहीं, रेंज रोवर के लेके आ गए। तो अपनी सेना साथ में लेकर आए। तो पहुंचते पहुंचते नाइट हो गई थी, इसीलिए बीच में रुक गए थे। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर आया था कि चल तुम्हें भी मेवाड़ दिखा लेते, घुमा लेते हैं तुम्हें। लोग दिल्ली घूमने आते हैं, हम कहां चलेंगे? मेवाड़। तो अपनी पत्नी के साथ में भी आया। ऐसी जानकारी चौहानों को मिली थी, जिसमें एक चौहान है, उसका नाम है विल्हण जी चौहान। इस चौहान को पता चला कि दिल्ली का सुल्तान जेतर सिंह पर अटैक करने आ रहा है। और अभी हमने देखा था कि चौहानों और चित्तौड़ के राजाओं के मध्य अच्छे संबंध हो गए। तो इस व्हील जी चौहान ने क्या किया कि मिडनाइट में, यानी कि आधी रात्रि के अंदर, वो उस तंबू में गया जहां पर इल्तुतमिश और इसकी पत्नी सो रही थी। इसने इल्तुतमिश की तो एक मूंछ काट ली और इसकी पत्नी की चोटी काट ली, एक एक हाफ कर दिया। इल्तुतमिश की एक मूंछ काटी और इसकी पत्नी की क्या काट ली और वापस आ गया। सुबह जब उठे तो इल्तुतमिश के मूंछ नहीं, उसके चोटी नहीं। पूरी सेना भाग पड़ी। जब सेना वहां से भागी थी तो भागते भागते सेना ने क्या किया कि एक स्थान आया था बीच में नागदा, उसको लूट लिया था। और जेतर सिंह की राजधानी उस समय क्या हुआ करती थी? नागदा। तो नागदा को लूट लिया, लेकिन जेतर सिंह विजय हुए थे और दिल्ली के सबसे बड़े सुल्तान को पराजित किया, जिसका नाम क्या है? इसीलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह के काल को कहा है मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल। और इसी विजय के लिए डॉक्टर जीएच ओझा साहब ने जेतर सिंह की प्रशंसा की है कि दिल्ली के गुलाम शासकों के समय चित्तौड़ का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली कोई राजा रहा है तो वो कौन रहा है? जेतर सिंह। बस जीत गए और यह हार गया, पराजित। अब यहां पराजित लिख दिया तो यहां पर जीत लिखूं, समझ आओगे ना? यह हारा है मतलब यह जीता है, ठीक है? चलिए, हाँ, क्लास नोट्स की बुक आएगी 31 जनवरी को। तो युद्ध हुआ और इसी युद्ध के तहत याद रखिएगा इल्तुतमिश की जो भागती सेना थी, भागती सेना ने किसको लूट लिया था? नागदा को लूटा। लिखो ये, वो तो लिख लिया था ना ये, अब ये लिखो। तो हमारे राजस्थान में चोटी काटने की परंपरा पहले भी कभी चली थी? आज से कुछ साल पहले ऐसे गांव में फैली थी ना अफवाह कि चोटी काट लेते हैं। उस चक्कर में एक दो बहुओं ने तो अपने सासों की ऐसे ही काट ली।
ऐसे ही गुस्सा करती होगी सास पर तो बोला आज काट ही लेती हूँ इसकी, तो नाम लगा देंगे कोई आया था। तो वैसे कोई आया नहीं था उस समय, ठीक है, ऐसे प्रोपरी किसी की चोटी कटी नहीं थी। तो अब कुछ सालों के बाद में फिर ये आएगा कि चोटी काट ली गई है। लेकिन मुझे लगता है चोटी काटने वाली तो आगे, इस बार मूंछ काटने वाली आएगी। सोते हुए आदमी की एक तरफ की मूंछ काट ली गई। आक्रमण करने आया था, बाकी सुबह जब उठे तो राजा का मूंछ ही नहीं। राजा ने कहा ये क्या हुआ। तब तक सेना भागी, भागते भागते बोला हमारी भी मूंछ काट लेंगे, तो भागते भागते नागदा को लूट लिया। तो इस समय जैतर सिंह चित्तौड़ का बहुत मजबूत शासक था। तो नागदा स्थान बहुत बार आ गया है। नागदा लूटने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इल्तुतमिश, नागदा में भोजासर तालाब बनाने वाला भोज परमार, नागदा को राजधानी बनाने वाला बप्पा रावल। तो इतने सारे जब लोगों का संबंध नागदा से है तो देख ही सकते हैं, और आगे और भी पढ़ेंगे। अभी लास्ट लाइन में लिखा है इल्तुतमिश की भागती सेना ने नागदा को लूटा। ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद में अगली लाइन लिखनी है, ये लिखा ना भागती सेना ने नागदा को लूटा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस लाइन से ना बन के इस लाइन से बनेगा जो मैं अब आपको लिखाऊंगा। लिखाऊं? लिख लो, एक बार लिख लो। लिख लिया? अगली लाइन से लिखो, इसीलिए 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 जैत्र सिंह ने इसीलिए जैत्र सिंह ने नागदा के स्थान पर इसीलिए जैत्र सिंह ने नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जैतर सिंह द्वारा चित्तौड़ को राजधानी बनाया गया, पहले कौन सी राजधानी थी? नागदा। अभी कौन सी राजधानी थी? नागदा। नागदा से पहले अलर्ट के समय कौन सी थी? आहड़। लिख लिया? नेक्स्ट अगली बात लिखिएगा, लिखिएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहा इन्होंने,
इन्होंने जेत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल बताया। जेत्र सिंह का काल चित्तौड़ या मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल बताया। ठीक है, दूसरी बात लिखिएगा, डॉक्टर GH ओझा, पूरा नाम लिखो तो लिख लेना डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बाकी डॉक्टर ओझा। डॉक्टर ओझा ने कहा है कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम शासकों के समय चित्तौड़ के सबसे प्रतापी वे शक्तिशाली राजा जेत्र सिंह थे। इसीलिए एक बात आपको नोट करके ये भी लिखनी है, जेत्र सिंह ने दिल्ली सल्तनत के 6 शासकों का कार्यकाल देखा। यानी जब तक चित्तौड़ के राजा जेत्र सिंह थे तब तक दिल्ली के अंदर कितने राजा बन गए थे? 6। और सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का कार्यकाल देखने वाला हमारे राजस्थान हिस्ट्री का एक ही राजा है, कौन? जेत्र सिंह। क्योंकि फिर वो एक नाम जो आप सुनते हैं ना, वो सवाई जयसिंह का, कि जिन्होंने 7 मुगल बादशाहों का, तो वो मुगल बादशाहों का टाइमिंग देखा। यहां पर शब्द क्या लिखा हुआ है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के राजा सुल्तान कहलाए थे और मुगल काल के राजा बादशाह कहलाए थे, पता है ना? वो अलग है, वो अलग है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश हुआ है गुलाम वंश, फिर हुआ है खिलजी वंश, फिर हुआ है तुगलक वंश, अरे वाह, फिर हुआ है सैयद वंश, उसके बाद में हुआ लोधी वंश। लोधी वंश के ही तो अंतिम शासक हैं कौन? इब्राहिम लोधी, जिनको बाबर पराजित करता है 21 अप्रैल 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में, और दिल्ली में स्थापना होती है मुगल काल की बाबर द्वारा। ये क्या हुआ? लिखो, लिख लिया? तो एक वो लाइन लिखी कि नहीं लिखी? वो लाइन कौन सी जो मैंने बताई थी? कौन सी बताई थी बताओ? कौन सी बताई थी? ये तो लिख लिया सभी ने। कौन सी बात बताई इसके जस्ट पिछले वाले पेज में? मैंने कहा था ये यूनिक बात है। अच्छा, ये यूनिक बात है, बताई थी ऐसी? नहीं बताई थी, आप भूल गए। मैंने कहा था, ये लिख लिया सभी ने? मैंने ये कहा था कि इस हमीर मद मर्दन में ये हमीर कौन है? इल्तुतमिश। मतलब याद रह जाएगा? रह जाएगा? नहीं रहेगा तो लिखनी ये लाइन, आपको लाइन लिखनी है,
लिखो, हमीर मद मर्दन पुस्तक है ना, उस पुस्तक में हमीर कौन है? इल्तुतमिश। आपको क्या लिखना है पता है? नोट करो, पहले पहले नोट करो, NOTE, नोट कर लिया। उसके अंदर लिखो हमीर मद मर्दन नामक ग्रंथ में, ये रहा नाम, देखो हमीर मद मर्दन नामक ग्रंथ में, हमीर मद मर्दन नामक ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। हमीर मद मर्दन नामक ग्रंथ में इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? हमीर कहा गया है। और फिर एक आखिरी में लाइन लिख लो, दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने 1248 ईस्वी में चित्तौड़ पर असफल आक्रमण किया। चित्तौड़ पर असफल आक्रमण किया। आक्रमण किया मतलब जैतर सिंह के समय इसने अटैक किया था, लेकिन जैतर सिंह ने इसको पराजित कर दिया। ठीक है, यानी कि आपको पूछा जाएगा कि चित्तौड़ का वह राजा जिसने इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन महमूद को पराजित किया था, जैतर सिंह। या फिर आपको पूछेगा ये पूरी लाइन देकर, ये वहां से कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने 1248 ईस्वी में चित्तौड़ पर असफल आक्रमण किया। किसके समय? जैतर सिंह के समय। ऐसे तो बधाई हो आपके, जैतर सिंह हुआ है। ये प्रतापी राजा था। बप्पा रावल के बाद में जिसको पढ़ने का मजा आया ना, वो ये है। नहीं, चले आगे। अगले राजा बनते हैं इसके पुत्र, जिसका नाम क्या है? तेज सिंह। हेडिंग लगाइए, तेज सिंह। तेज सिंह का टाइमिंग क्या है? समय आपको याद नहीं रहता ना। बप्पा राहुल का टाइमिंग क्या है? 53। ठीक है, मतलब समय अच्छा है। नेक्स्ट अगली हेडिंग डालिए, रावल तेज सिंह। इस पे तो आप टिक कर लेना कि यहां लिख लो कि मुझे कोई और याद ना हो, लेकिन ये याद होना जरूरी है, जैतर सिंह पूरा। ठीक है, मुझे और कोई याद हो ना हो, ये जरूरी है। पढ़ते समय वापस आ जाएंगे ना ऐसे कि सर ने क्या बोला था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये खासकर इसमें ये छोटी छोटी जो बातें आ रही हैं ना, यहां पर क्या है कि इस जैतर सिंह के समय इतने सारे करेक्टर आ गए। जैसे यहाँ गोपीनाथ शर्मा आ गया, यहाँ पर जयसिंह सूरी आ गया, यहाँ इल्तुतमिश आ गया, यहाँ पर मदन और बालक आ गए, और इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर दशरथ शर्मा का कथन है, डॉक्टर GH ओझा साहब का कथन है, यहाँ पर नासिरुद्दीन महमूद है। तो इतने सारे करेक्टर आ गए ना, इसलिए कोई मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन वो यहीं से इस प्रकार से उठा के पूछ लेगा। बाकी क्वेश्चन पूछेगा वो जो मैंने नोट करके लिखा है। कौन सा? इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? ये उस बुक की सबसे यूनिक लाइन है जो आज तक नहीं पूछी है, और उस बुक की उस लाइन के ऊपर नीचे सब कुछ पूछ लिया। ये नहीं पूछा कभी कि हमीर मद मर्दन में इल्तुतमिश को क्या कहा गया है, या हमीर मद मर्दन में हमीर कौन है, ऐसा इल्तुतमिश। ये लाइन कभी नहीं पूछी है, पूछेगा जरूर वो। अब क्या पता, विलन जी चौहान ने। हाँ, ये भी तो रह गई, मूंछ नहीं काटी। चलो, तो जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं ना आप, तो इल्तुतमिश के समय नहीं पढ़ते हैं कि किसी ने मूंछ काटी थी, क्योंकि वहां पर इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनके ही दरबारी थे। खुद की मां ने डाकण कौन कहवे,
जबकि हम राजस्थानियों ने, चाहे दिल्ली सल्तनत का, चाहे मुगल काल का कितना ही बड़ा राजा रहा होगा, हमने उसको अच्छे से चोपड़ा है। हम बताते नहीं है जी, हम घमंड कभी नहीं करते राजस्थान वाले कि हमने इनको चोपड़ा है, लेकिन हमने अच्छों अच्छों को चोपड़ा है यहाँ। चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी तो सो रहा था, रात में आग लगा दी हमने जाकर पेट्रोल कूट के। वो तो एक बंदा था, इस वजह से बच गया, वरना तो वो उसी में जल जाता। अगला आप हेडिंग डालिए, रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह। हेडिंग लगाइए, रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह के समय की सबसे पहली बात, टाइमिंग मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है, ठीक है, 1253 से लेकर 67। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो रावल तेज सिंह है, इनकी उपाधि, और इनकी जो उपाधि है वो है आपके परम भट्टारक महाराजा अधिराज परमेश्वर। छोटी सी है आपकी तरह, तो आप भी इतने छोटे नहीं हो ना। परम भट्टारक महाराजा अधिराज परमेश्वर, ये उपाधि है किसे? रावल तेज सिंह को। ये जो रावल तेज सिंह है, याद रखिएगा, इनके समय मेवाड़ चित्रशैली के अंदर प्रथम ग्रंथ चित्रित किया गया था, जिसका नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, 1260 ईस्वी में। इनके समय ग्रंथ को चित्रित किया गया। और कौन से ग्रंथ को चित्रित किया गया था और कब किया गया था? कब किया गया था? तो 1260 ईस्वी में। कौन सा ग्रंथ था वो? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। सूत्र चूर्णी। कौन था चित्रकार? कमलचंद। एक तो इनके समय यह कार्य हुआ, और एक इनकी पत्नी, जिसका नाम है जेतल दे, इसने चित्तौड़ में एक मंदिर बनाया था, और मंदिर का नाम था श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। निर्माण करवाया था कौन सा? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। कहां पर है ये? चित्तौड़ में। और एक इनके समय बलबन का आक्रमण हुआ था। बलबन कौन है?
दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, बलबन नाम नहीं सुना क्या? बलबन की जब मृत्यु हुई थी तब अमीर लोगों ने अपने कपड़े फाड़ लिए थे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि यदि आज मोदी जी की मृत्यु हो जाए, क्यों हो, खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाए, तो हमारे इंडिया के जो टॉप अमीर है ना, वो अपने कपड़े फाड़ देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, ये घर की बात बता रहा हूं, ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो अमीर लोग हैं ना, उनका पूरा बिजनेस इस सरकार पर निर्भर है। ये सरकार गई तो ये गए। ऐसे बलबन था। बलबन जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तो इन्होंने एक नीति अपनाई थी। हाँ, लोहे वे रक्त की नीति। मतलब ऐसे ऐसे कार्य, जैसे बलबन राजा है, कोई आकर ऐसे कह नहीं सकता कि बधाई हो हम जीत गए हैं। अगर ऐसा कह दिया भरे दरबार में कि बधाई हो हम जीत गए हैं, तो वो उसकी खाल उतार लेता वहां और गेट के बाहर लटका देता। कोई ऐसा आकर भी नहीं बोल सकता कि बधाई हो हम हार गए हैं, तो भी वो खाल उधेड़ लेता। अच्छा, बलबन जब तक बेटा है तब तक किसी के दांत नहीं दिखने चाहिए, कोई हंस नहीं सकता था। और इनके समय इनके सामने कोई गर्दन नहीं उठा सकता था। ऐसा था बलबन। और जब इसकी मृत्यु हुई तो अमीर लोगों ने अपने कपड़े फाड़ लिए थे और कहते हैं कि बहुत दिनों तक बिना कुछ बिछाए जमीन पर सोए थे और मिट्टी को अपने सर पर उड़ेला था। ऐसा था कौन? बलबन। इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब आप पढ़ते। तो बलबन का आक्रमण हुआ था किसके समय? तेज सिंह के समय। उतारो ना, ना बलबन नहीं जीता, तेज सिंह। हमारे यहां आ जाए तो हम किसको छोड़े? हम तो चलो फिर भी तरस खा लेते हैं, चल जी ले अपनी जिंदगी। मैंने शुरू में ही कहा था कि राजस्थानी लोग बड़े भावनात्मक होते हैं। ये बेचारे भावना में बहते नहीं है, डूबते हैं। है ना? लगता है ना आपको? आपका क्या विचार है? आप तो यहां से है नहीं, तो आपने तो आंकलन किया होगा, आप तो यूपी से हैं, तो इसलिए भावना में बहते हैं कि नहीं बहते? मीठा ठग, यस। हाँ, मंदिर है बिल्कुल। श्याम पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ है ना आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। 24 में कौन है? 24 में कौन है? महावीर स्वामी। एक मंदिर है, आपको पता है, बीकानेर के अंदर बना है, तिर, तिरलोद प्रसाद, या फिर उसे बोलते हैं भांडासा जैन मंदिर। भांडासा जैन मंदिर जिसमें घी का प्रयोग किया गया है, नींव में घी। वो कौन से जैन तीर्थंकर को समर्पित है? बताओ, वो किसको समर्पित है? भांडासा जैन मंदिर। त्रिलोक दीपक प्रसाद भी कहा जाता है उस मंदिर को। वो है सुमतिनाथ को। और सुमतिनाथ कौन से तीर्थंकर हैं? जैन धर्म के 5वें, है ना? प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव आदिनाथ। उनको राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर समर्पित है? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रसिद्ध जो आपके दिमाग में आ रहा है। हाँ, रणकपुर जैन मंदिर। कहां पर है? पालीवाड़ा। 1444 जहां खंबे है ना, वो ये श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है, जैन मंदिर। मंदिर जब आप पढ़ते हो ना, मंदिर टॉपिक, तो उसमें आपको केवल जैन धर्म के ही मंदिर पढ़ने होते हैं। क्योंकि बाकी तो आप लोक देवता के पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, लोक देवियों के पढ़ लेते हैं, और लोक देवियां और देवताओं के तो आपको याद ही होगा।
दिल्ली सल्तनत वाले, दिल्ली सल्तनत वालों को ही लगता है ना कि यदि हमें कोई पराजित कर सकता है तो वो मेवाड़ है। शुरू से ही लगता था, बप्पा रावल के समय खौफ था, क्योंकि बप्पा रावल यहां से गजनी चला गया था और गजनी से ही तो आए थे गोरी, गजनवी, ये जो नाम सुनते हैं। और गोरी का ही तो गुलाम था ऐबक, ऐबक ने ही तो स्थापना की थी गुलाम वंश की। तो उनको डर तो हमेशा रहता है, एक बंदा जो यहां से वहां जा सकता है तो दिल्ली तो यही रही, डर तो रहता है ना। जैसे आप आगे चलकर अपने गांव में सरपंच का चुनाव लड़ेंगे तो जो थोड़ा पैसे वाला है उससे भी थोड़ा अलग रहेगा आपको, और जो पिछली बार सरपंच रहा है उससे भी आपको बच के रहना पड़ेगा ना, वरना आपको हरा देगा वो। लिख लिया? तो ये आपके बात हुई रावल तेज सिंह की। अब हमारे सामने अगली जो बात है वो किसकी है? समर सिंह की, और समर सिंह के बाद में रतन सिंह की। तो बस आज के लिए तो इतना ही है, लेकिन आज के सेशन में हमने पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट तेज सिंह से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है आज तक। तो केवल जो क्वेश्चन आया है वो एक ये है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रण कमलचंद द्वारा 1260 में किस शासक के समय किया गया। इस पेज से क्वेश्चन है, तो ये यूनिक सा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बाकी ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे गए तो इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से भूताला का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ये पूछ रखा है कि नागदा को लूट लिया, राजधानी किसे बनाई। मतलब अभी तक हमने 3 शासकों को पढ़ा है। बप्पा रावल ने नागदा को बनाया, अलट ने आहड़ को बनाया और जेतर सिंह ने चित्तौड़ को बनाया, ये। और बाकी इसके अलावा ये क्रम सीक्वेंस में याद रखना है। रावल शेम सिंह में यहां सामंत सिंह की खास बातें हैं, चाहे वो कीर्तिपाल से हो और चाहे वो गुहिल वंश की स्थापना हो वागड़ के अंदर। और इसके अलावा रण सिंह की, जिनके समय गुहिल वंश का क्या हुआ, बंटवार। आप घर जाकर इन शासकों को बड़े यूनिक से नाम लिखेंगे तो ये आपके सामने सारे कंप्लीट होंगे। ठीक है, चलिए, तो कल आपकी फिर छुट्टी है, जब तक याद नहीं करोगे